हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 15 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 15 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मूवमेंट में टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। ऐसे एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, तो टेक्स्ट बुक जिसके टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 363 मॉक और एसएससी सीएचएसएल के लिए 282 मॉक, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक और इसके अलावा भी आईबी एशियो के जो कि आईबी के एग्ज़ाम है इसके लिए आप लोगों को 76 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आरआरबी और एनटीपीसी की भी तैयारी के लिए कुछ 330 मॉक ये आप लोगों को मिल जाएंगे। और अभी टेस्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफर भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को टेस्ट बुक पास मिल जाएगा, जिसमें कि 200 एग्ज़ाम के लिए 12,000 प्लस मॉक मिल सकेंगे। तो आपको स्टडी पॉइंट मतलब कि स्टडी 10 इस कूपन को अप्लाई करना है और इससे आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इटली के नए प्राइम मिनिस्टर ये बन गए हैं मारियो ड्रैगी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इटली की, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है रोम। रोम यही हेडक्वार्टर स्थित है FAO का, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। और ये जो रोम है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे। हालांकि जो इटली की गंगा है ये कहा जाता है पो रिवर को। आप मैप में ये भी देख पा रहे हैं, जो इटली है ये बॉर्डर शेयर कर रहा है मेडिटेरियन सी से। और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि AP9 पर्वत ये किस देश में स्थित है? AP9 पर्वत तो ये स्थित है इटली में ही। अच्छा, जो वर्ल्ड के 7 अजूबे हैं इनमें से एक है रोमन कॉलोजियम, जो कि स्थित है इटली की ही कैपिटल रोम में। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर की। तो कुछ समय पहले ही जो एंटोनियो कोस्टा है ये बनाए गए हैं पुर्तगाल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर। जेसिका अर्डन ये भी हाल ही में न्यूजीलैंड की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं। जबकि जो काजा कालास है ये भी हाल ही में एस्टोनिया, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। अच्छा, इटली से रिलेटेड एक फैक्ट मैं आप लोगों को बताना भूल गई। जो इटली है इसे ही यूरोप का भारत कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की तरह ये भी एक कृषि प्रधान देश है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो ये खोला गया है इसरो के द्वारा। तो अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अभी तक जो इसरो है ये DRDO के द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किए गए उपग्रह या रॉकेट का ट्रायल करता था। लेकिन इसरो अपने इतिहास में पहली बार निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी यदि कोई सैटेलाइट डेवलप की जाती है तो उसका भी ट्रायल करेगा। तो पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र ये खोला गया है इसरो के द्वारा। यदि हम बात करें इसरो की, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर स्थित है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। बेंगलोर जिसे सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में दुनिया का सबसे उभरता टेक हब ये बेंगलोर ही बन गया है। इसके अध्यक्ष हैं के सिवान, जिन्हें कलाम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पिछले ही साल इसरो के द्वारा पहला अर्ध मानव रोबोट यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया, जिसका नाम है व्योममित्र। इसके अलावा अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए इसरो के द्वारा नेत्रा लॉन्च किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। हाल ही में 93rd ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म को चुना गया है? तो ये चुना गया है बिट्टू फिल्म को। यदि आप लोगों को याद होगा तो दिसंबर 2020 में ही ये न्यूज़ आई थी कि भारत की जो फिल्म है जल्लीकट्टू, इसे इस 93rd ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में शामिल किया गया था। लेकिन अब ये रेस से बाहर हो चुकी है। हालांकि भारत के लिए एक होप बनी हुई है, क्योंकि इस रेस में अभी भी शामिल है बिट्टू मूवी। तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में ये शॉर्ट लिस्ट हुई है। और यदि हम बात करें ऑस्कर की, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं ये फिल्म जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। ये इसका 93rd एडिशन है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पहले भारतीय
जिन्हें ऑस्कर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया था, तो ये थे भानु अथैया। इन्हें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। और एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन है AR रहमान, आप सभी जानते हैं। इन्हें जो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी थी, इसके सॉन्ग के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं अजय माथुर। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ISA, तो ये क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ये भारत की ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही स्थित है। भारत में भी कहाँ, गुड़गांव हरियाणा में। अब इसके बारे में यदि हम डिटेल में डिस्कस करें तो देखिए, जो COP21 हुआ था, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, COP21 जो कि हुआ था 2015 में, और कहाँ हुआ था, पेरिस में। तब इसका मुद्दा उठा था ISA का, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और ये एक तरह की पहल है, मतलब कि ये पहल भारत के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा शुरू की गई थी। अच्छा, ISA का उद्देश्य क्या है, तो ISA की जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन मेंबर कंट्रीज़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत, यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। और आप लोगों को मालूम ही होगा, ISA का जो अध्यक्ष है, ये अपना देश भारत ही है। 2 साल के लिए भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में ये चुना गया है फ्रांस को। तो देखिए, जो सूर्य का एरिया होता है, सूर्य के एरिया के आसपास आने वाले देशों का ये एक संगठन है। और 2019 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो स्थापना के बाद इसमें लगातार मेंबर कंट्रीज़ की संख्या बढ़ते जा रही है। जैसे कि अभी हाल ही में ISA का 87वां मेंबर कंट्री ये बना था निकारागुआ। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो सुजैन क्लार्क है, ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO बनने जा रही हैं। यदि हम बात करें नोकोजी ओंकोजी की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष और पहली अफ्रीकी ये बनी है नोकोजी ओंकोजी, जो कि बिलोंग करती हैं नाइजीरिया से। जो सोमा मंडल है, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। भारत सरकार और किस राज्य ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, मतलब कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और भारत सरकार, इसने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के इस चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है चिराग, इसकी फुल फॉर्म बनती है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एक्सीलरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब ये परियोजना है क्या, तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, मतलब कि जिस एरिया में आदिवासी लोगों की संख्या अधिक है, उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए $100 मिलियन का करार किया गया है। और अभी तो इसे एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा सरगुजा, बस्तर, बलौदा और भाटापारा में। पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि अभी केवल इसे करके देखा जाएगा कि ये योजना कितनी कारगर साबित होती है। यदि ये अच्छा वर्क करती है तो इसे आगे भी और एरिया में भी लॉन्च किया जाएगा, मतलब कि उन आदिवासी एरिया में लॉन्च किया जाएगा जहां विकास की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्रन मेनन। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी स्थित है छत्तीसगढ़ में ही। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा जारी किए गए आकांक्षी जिलों की लिस्ट में कुछ समय पहले तो बीजापुर टॉप पर रहा था, लेकिन अभी हाल ही में नीति आयोग ने जो आकांक्षी जिलों की लिस्ट जारी की है, इसमें उत्तर प्रदेश का जो श्रावस्ती जिला है ये रहा है टॉप पर। और छत्तीसगढ़ में ही स्थित है अंबिकापुर, जहां भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया है। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य ये छत्तीसगढ़ है, जबकि वर्चुअल कोर्ट का आयोजन करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। हाल ही में टाटा मोटर्स के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो टाटा मोटर्स के अगले MD और CEO ये होंगे मार्क लिल्टोस्ला, और ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे 1 जुलाई 2021 से। यदि हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। स्थापना की किसने थी, JRD टाटा ने। और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है, ये स्थित है जमशेदपुर में। जमशेदपुर जिसे इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और टाटा मोटर्स के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। ये तो बात हुई टाटा मोटर्स की। अब यदि हम बात करें टाटा ग्रुप की, तो यदि आप लोगों को याद होगा तो भारत में नए संसद भवन का काम चल रहा है और इसका जो टेंडर है ये टाटा ग्रुप को ही मिला है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो टाटा है
इसे फाइटर विमान बनाने का लाइसेंस भी मिल चुका है। मतलब कि भारत की ये ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी होगी जो कि लड़ाकू विमान बनाने जा रही है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में भारत के जो संदीप कटारिया है, ये बाटा जो कि एक ग्लोबल फुटवेयर ब्रांड है, इसके CEO बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विक्रम सिंह बेदी, तो ये भी हाल ही में भारत में गूगल क्लाउड के MD बनाए गए हैं, जबकि SN सुब्रमण्यम ये NSC यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य में चंबल के डाकुओं पर पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। मतलब कि मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस मुख्यालय में एक पुलिस संग्रहालय लॉन्च किया गया है, जो कि इस क्षेत्र में, मतलब कि चंबल घाटी वाला जो एरिया है, इस क्षेत्र में जो प्रसिद्ध डाकू रहे हैं उनकी कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप लोगों को एक नाम याद होगा तो नाम है फूलन देवी, जो कि चंबल घाटी क्षेत्र की एक प्रसिद्ध डकैत रही हैं। इनकी स्टोरी यदि आप लोगों ने पढ़ी होगी तो इनके साथ पहले तो दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद इन्होंने रिवेंज लेने के लिए 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि इसके बाद इन्होंने आत्मसमर्पण भी किया था और ये चुनाव भी लड़ी। चुनाव लड़ने के बाद ये जीती भी और MP बन करके ये भारत की संसद में बैठी भी थी। अब देखिए, ये जो चंबल घाटी वाला एरिया है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चंबल नदी है, पहले इसके बारे में आप लोगों को बताऊं तो ये इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है, इंदौर में महू क्षेत्र से जो जाना पाव पहाड़ी है, यहाँ से ये निकलती है। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मध्य प्रदेश के मैप में यदि आप देखेंगे, जो ऊपरी वाला हिस्सा है, यहाँ इसने भारी मात्रा में अपर्दन भी किया हुआ है। मतलब कि मृदा अपर्दन के लिए, या आप कह सकते हैं सॉइल इरोजन के लिए इस नदी को जाना जाता है। और ये जिस एरिया से निकलती है, मतलब कि जहाँ ये तबाही मचाती है, वहाँ इस तरह के बीहड़ का निर्माण करती है। ये बीहड़ कुछ इस तरह से होते हैं, इमेज में भले आप लोगों को ये छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये बीहड़ हैं जो काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं। मतलब कि इनकी हाइट भी काफ़ी होती है और गहराई भी काफ़ी होती है, जिसमें कि ये जो क्षेत्र है ये डाकुओं के छिपने के लिए एक सेफ जगह माना जाता है। और इसलिए जो चंबल घाटी का एरिया है, इसे डकैतों की भूमि के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है यमुना की सहायक नदियाँ। हम डिस्कस कर रहे हैं चंबल रिवर के बारे में, तो चंबल, केन, बेतवा, ये तीनों ही हैं यमुना की सहायक नदियाँ। जो चंबल रिवर है ये यमुना नदी से कहाँ मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में चंबल नदी मिल जाती है यमुना नदी से। चंबल नदी पर 3 इंपॉर्टेंट बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये तीनों ही आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये न्यूज़ तो आप लोगों को पता ही है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन अभी हाल ही में यानी कि 23 फरवरी को किया जाना है, जो कि स्थापित किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। और इसका नाम क्या है? पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, इसका नाम रखा गया है सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ 1,10,000 लोगों की बैठक क्षमता है। कुछ समय पहले ही जब अमेरिका के 45वें पूर्व प्रेसिडेंट रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, जब ये भारत की यात्रा पर आए थे, तब इन्हीं के सम्मान में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन ये इसी पटेल स्टेडियम में किया गया था। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है दुनिया के सबसे बड़े की, जो कि भारत में स्थित है। तो आप सभी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इसका उद्घाटन होना है अहमदाबाद में। अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल ओपन किया गया, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तेलंगाना की राजधानी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, जहां 1 लाख लोगों को मेडिटेशन की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। यदि हम बात करें भावनगर की, जो कि गुजरात में स्थित है, तो दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल ये स्थापित किया गया है गुजरात के भावनगर में, यानी कि स्थापित किया जा रहा है। साथ ही केरल का जो कोट्टूर है, कोट्टूर में दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर ये स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किस राष्ट्र ने 2023 में मून मिशन यानी कि चंद्र मिशन सहित एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है तुर्की के द्वारा। यदि आप लोगों को याद होगा तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने भी कुछ समय पहले ही अपने 10 साल के प्लान को शो किया था। मतलब कि इसरो ने ये बताया था कि आगामी 10 साल में इसके द्वारा कौन कौन से काम किए जाने हैं। सेम उसी तरह से अभी हाल ही में जो तुर्की है, इसके द्वारा अगले 10 साल का अंतरिक्ष प्लान किया गया है कि 10 साल में अंतरिक्ष की दुनिया में तुर्की के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं,
अभी सभी देशों में अंतरिक्ष की दुनिया में जाने में, मतलब कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। और जो तुर्की है इसने ऐसा फैसला क्यों किया है, मतलब कि सबसे पहले 2023 में तो ये अपना पहला मून मिशन यानी कि चंद्र मिशन लॉन्च करने जा रहा है। 2023 में ही ये क्यों लॉन्च करेगा, तो 2023 में ये अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा है। यदि आप लोगों को याद होगा तो तुर्की में पहले खलीफा का पद हुआ करता था, और आप लोगों ने भारत में जो खिलाफत आंदोलन सुना होगा ये कुछ इसी से रिलेटेड है, इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। तो ये बात है 1923 की। 1923 में जो तुर्की है यहाँ खलीफा का पद समाप्त हो गया था, जिसके बाद से 1924 में यहाँ जनतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि इसके 100 साल पूरे होने वाले हैं 2023 में। तो इसी 2023 में इसकी 100वीं सालगिरह के मौके पर तुर्की के द्वारा इसका पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसका जो ये पहला चंद्र मिशन होगा ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से यानी कि कई देशों के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। तो यही है कि जो तुर्की है इसने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए ये प्लान किया है कि 2023 में सबसे पहले वह तो चंद्र मिशन लॉन्च करेगा इसकी 100वीं सालगिरह के मौके पर। और इसके लिए इसने 2018 में तुर्की अंतरिक्ष एजेंसी की भी स्थापना की थी ताकि वह अंतरिक्ष कार्यक्रमों को अंजाम दे सके। तो देखिए अभी मैंने बताया कि ये अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा है। तो यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो UAE है इसके द्वारा इसका जो पहला मार्स मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है होप, ये लॉन्च किया गया है इसकी 50वीं सालगिरह के मौके पर। क्योंकि जो UAE है ये स्वतंत्र कब हुआ था, 1971 में। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो इस साल जो UAE है ये अपनी आज़ादी के 50 साल मना रहा है। इस मौके पर इसने इस होप मिशन पर काम किया है। तो आप मैप में देख सकते हैं तुर्की की लोकेशन। देखिए जो तुर्की है ये एक ऐसा देश है जिसकी सीमा यूरोप महाद्वीप से भी लगती है और एशिया महाद्वीप से भी लगती है। इसे यदि आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये तो है तुर्की। इसका जो सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल ये आता है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। शेष हिस्सा इसका आता है एशिया महाद्वीप में। तो तुर्की का वह हिस्सा जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है इसे कहा जाता है थ्रेस, जबकि वह हिस्सा जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है ये कहलाता है अनातोलिया। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही तुर्की के द्वारा ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक सी यानी कि काले सागर, इस काले सागर में प्राकृतिक गैस भंडार की भी खोज की गई थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो आसपास की लोकेशन आप देखेंगे ये है ब्लैक सी और ये है मेडिटेरियन सी, जिसकी सीमा लग रही है तुर्की से। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने रिविज़न के लिए रखा है। हाल ही में केरल अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ये कहाँ ओपन करेगा, तो ये जो पहला ह्यूमन मिल्क बैंक है ये ओपन किया जाएगा एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में। तो ये एक तरह का ब्रेस्ट मिल्क बैंक होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के शारीरिक विकास के लिए कितना ज़रूरी होता है, इससे कि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत बनती है। तो ऐसे बच्चे जो कि अनाथ है, जिन्हें माँ का दूध नहीं मिल पाता, तो उन्हीं के लिए ये एक तरह का ब्रेस्ट मिल्क बैंक होगा, जिसमें कि यहाँ माँ के दूध को स्टोर किया जा सकेगा और ऑर्फन लोगों की इसमें मदद की जा सकेगी। यही ओपन होना है एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में, जो कि स्थित है केरल में। अब यदि हम केरल के उन शहरों के बारे में डिस्कस करें जो कि चर्चे में रहे हैं, तो केरल के अलापुझा में भारत का पहला मजदूर संग्रहालय स्थापित किया गया है। केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। जबकि केरल की जो राजधानी है तिरुअनंतपुरम, यहाँ भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था मानसा वाराणसी, जो कि बिलोंग करती हैं तेलंगाना से। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।